दूसरी तरफ आरव लगातार एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से कोऑर्डिनेट करने में लगा हुआ था। वो सॉन्ग्स में हुए चेंजेस के बारे में सबको इन्फॉर्म कर रहा था। उसने सबसे पहला कॉल कियारा अग्रवाल को किया। आखिरकार कियारा एक स्टार थी और चैरिटी इवेंट का मेन फेस भी। हाय कियारा, हाउ आर यू? आई एम गुड मिस्टर अंबानी। एक्चुअली अभी मैं स्पा में हूँ। क्या कुछ अर्जेंट है? ओह, अगर तुम स्पा में हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बाद में कॉल कर लूँगा। हमने गानों में कुछ चेंजेस किए हैं, मुझे बस वो इन्फॉर्म करना है। ये सुनते ही कियारा भी थोड़ी चौकन्नी हो गई। नहीं, इट्स ओके। आप जरा डिटेल में बताइए कि कैसे चेंजेस की बात कर रहे हैं आप। कियारा, जो सॉन्ग्स तुम परफॉर्म करने वाली थी, अब उनकी जगह कुछ दूसरे सॉन्ग्स परफॉर्म करने होंगे। मैं तुम्हें 3 सॉन्ग्स की लिस्ट भेज रहा हूँ। ये सुनकर तो जैसे कियारा को अटैक सा आ गया। मिस्टर अंबानी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? इवेंट में 2 दिन बचे हैं और आप सॉन्ग्स चेंज कर रहे हैं। देखो कियारा, अभी वाले सॉन्ग्स हमारे इवेंट की थीम से मैच नहीं करते, इसलिए चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन मिस्टर अंबानी, मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। 2 दिन में 3 सॉन्ग्स कैसे प्रिपेयर करूंगी? अब यहाँ पर आरव थोड़ा डिप्लोमेटिक होते हुए बोला। कैसी बात कर रही हो कियारा? तुम इस देश की सबसे बड़ी स्टार हो, इतनी टैलेंटेड हो, और कह रही हो कि 3 सॉन्ग्स नहीं याद होंगे तुमसे। तुम बस अपने टाइम का फुल यूज करो, सब हो जाएगा। अब जो भी हो, कियारा आरव को तो मना कर नहीं सकती थी। आखिर आरव उसका रियल बॉस था। उसने कियारा को अगले कई सालों तक स्टार बने रहने की गारंटी दी थी और उसके बाद फिनिक्स कंपनी में उसका 10% शेयर होगा। कियारा से बात करने के बाद आरव ने अपनी फिल्म के मेल लीड अरमान कश्यप को कॉल किया। श्योर अरमान, चेंज हुए सॉन्ग्स की लिस्ट मैं आपको अभी भेजता हूँ। यस, आपकी 2 परफॉर्मेंसेज हैं, एक सोलो और एक कियारा अग्रवाल के साथ। अरमान तो आराम से मान गया, लेकिन ठीक उसके बाद आरव ने अपनी फिल्म के सेकंड लीड लैरी को कॉल किया। हेलो, क्या आप मिस्टर लैरी की असिस्टेंट सेरेना बोल रही हैं? यस, बोल रही हूँ। मैं फिनिक्स कंपनी की तरफ से आरव अंबानी बात कर रहा हूँ। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता था कि चैरिटी इवेंट में होने वाली परफॉर्मेंस के सॉन्ग्स में हमने कुछ चेंजेस किए हैं। व्हाट? मिस्टर अंबानी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको तो पता ही है कि लैरी सर कितने बिजी आर्टिस्ट हैं और ऐसे एंड मोमेंट पर चेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेरेना, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि अभी वाले मिस्टर लैरी के सॉन्ग्स हमारे इवेंट की थीम से मैच नहीं खाते, बस इसलिए हम चेंज करना चाहते हैं। एक छोटे से पोज के बाद सेरेना की तरफ से गुस्से भरी एक मेल वॉइस आई। क्या उन्हें मेरे सॉन्ग्स पसंद नहीं आ रहे? अरे उन्हें बताओ कि मेरे उन सॉन्ग्स ने मार्केट में तहलका मचा रखा है। उसके बाद सेरेना ने बात को संभालते हुए कहा, देखिए मिस्टर अंबानी, ये बस एक इवेंट ही तो है। क्या फर्क पड़ता है कि कौन से गाने गाए जा रहे हैं? और वैसे भी इसके लिए आप हमें पैसे भी तो नहीं दे रहे। मेरा बस इतना कहना है कि ऐसे एंड मोमेंट पर चेंज करना लैरी सर के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेरेना की बात सुनकर आरव को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और बोला, देखो सेरेना, ऑर्गेनाइजर्स की बात तो हमें माननी पड़ेगी, और रही बात फ्री परफॉर्म करने की, तो अगर आप कहें तो हम परफॉर्मेंस के लिए मिस्टर लैरी को पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इसके बाद भी अनकंफर्टेबल हैं, तो फिर हम लिस्ट से उनका नाम भी हटा सकते हैं। अपनी बात बोलकर आरव ने सीधा फोन काट दिया। यहाँ तक कि उसने सेरेना के रिप्लाई का भी वेट नहीं किया। आरव के ऐसा करने से सेरेना को भी थोड़ा डर लगा। उसने लैरी से कहा, सर, ये आरव अंबानी सॉन्ग चेंज करवाने के लिए काफी सीरियस था। मुझे लगता है कि हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। आखिरकार दूसरे सॉन्ग्स परफॉर्म करने पर आपकी रेपुटेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेरेना जानती थी कि फिनिक्स कंपनी इस वक्त हॉट प्रॉपर्टी थी। अगर लैरी ने उनसे पंगा ले लिया तो पहले तो उसे सेट पर काम करने में अच्छा फील नहीं होगा, और दूसरा, फिनिक्स वाले अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में उसे कभी इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इधर लैरी गुस्से में लाल हुआ जा रहा था। ये प्रोड्यूसर्स लोग अपने आप को समझते क्या हैं? हम आर्टिस्ट क्या उनके खेत की मुर्गी हैं, जिसे वो लोग जब चाहें कहीं भी दौड़ा दें? और आखिर मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? उन्हें भी तो सोचना चाहिए कि मैं उनकी फिल्म का सेकंड लीड हूं। अब लैरी और सेरेना के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। सेरेना को समझ नहीं आ रहा था कि आरव को फोन करके फाइनली क्या रिप्लाई करे। तो सर, फाइनली मैं मिस्टर अंबानी को क्या बोलूं? थोड़ी देर तक सोचने के बाद लैरी के फेस पर एक हंसी आई और उसने सेरेना से कहा, ओके, मेरे पास एक आइडिया है। एक काम करो, तुम बस उसे फोन करके बोल दो कि ठीक है,
सॉन्ग्स में चेंजेस के लिए मैं रेडी हूँ। सेरेना को लैरी का प्लान तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने वही किया जो करने के लिए लैरी ने उससे कहा। उसने आरव को कॉल किया। हेलो मिस्टर अंबानी, लैरी सर आपके भेजे सॉन्ग्स पर परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं। ये सुनकर आखिरकार आरव को भी राहत महसूस हुई। उसके बाद भी आरव लगातार एक्टर्स को कॉल करता रहा। सेकंड फीमेल लीड, थर्ड मेल लीड और थर्ड फीमेल लीड आरव ने सबसे कोऑर्डिनेट किया। अब बस एक ही आर्टिस्ट बचा हुआ था जो फिल्म में एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले कर रहा था, और वैसे भी छोटा कैरेक्टर प्ले करने वाले आर्टिस्टों के साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। एंड मोमेंट पर हुए चेंजेस में भी वो आसानी से मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन हाउस से अच्छे टर्म्स बनाकर रखने होते हैं। तब तक लारा भी वहां पहुंच गई थी, लेकिन उसे आकांक्षा की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। डिजास्टर जोन के कैंप काफी जगह लगे हुए थे, लेकिन आकांक्षा किस जगह होगी ये पता लगाना मुश्किल था। तभी लारा ने वहां काम कर रहे एक वॉलंटियर से पूछा। हेलो, क्या आप आकांक्षा श्रीवास्तव को जानते हैं? मुझे उनसे मिलना है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ होगी? यस मैम, आकांक्षा थर्ड कैंप में है, आप वहां जाकर उससे मिल सकती हैं। लारा अपनी कैब से सीधा आकांक्षा के कैंप में पहुंची। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार आकांक्षा उसे दिख गई। उसके सिर पर अभी भी पट्टी लगी हुई थी। लारा उसके पास जाकर बोली। हेलो आकांक्षा, कैसी हो? आकांक्षा ने देखा कि उसके सामने एक अजनबी चेहरा खड़ा था। उसे लगा कि शायद इसे भी कोई हेल्प चाहिए होगी। हेलो, मैं अच्छी हूँ, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? नहीं, मैं यहाँ हेल्प लेने नहीं आई, बल्कि मैं तो यहाँ तुम्हें अप्रिशिएट करने आई हूँ। आकांक्षा को कुछ समझ नहीं आया कि उसके सामने खड़ी लेडी क्या बोल रही है। आकांक्षा तो इस डिजास्टर जोन के बाहर के वर्ल्ड में चल रही सारी चीजों से अनजान थी। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ आकांक्षा। तुम जो कर रही हो वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। मैंने जब सोशल मीडिया पर तुम्हारे वीडियोस देखे तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं तुमसे मिलकर ही रहूंगी। आखिर कुछ लोग अभी भी हैं जो इस वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने में लगे हुए हैं। लारा की बातें सुनकर आकांक्षा हैरान थी। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। थैंक यू सो मच, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कौन हैं? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो मैं तुम्हें अपने बारे में बताती हूँ। मैं हूँ लारा और मैं फ्लाइंग फिश एंटरटेनमेंट की तरफ से हूँ। क्या तुमने फ्लाइंग फिश का नाम सुना है? ऑफ कोर्स सुना है मैम, और मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझसे मिलने आई। लारा ने सोचा यही सही मौका होगा निशाने पर तीर मारने का। आकांक्षा, मैं तुम्हें अप्रिशिएट तो करना ही चाहती थी, लेकिन इसके साथ साथ मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी थी। आकांक्षा को बड़ी हैरानी हुई कि इतनी बड़ी कंपनी वाले उससे क्या बात करना चाहते होंगे। यस मैम, बताइए आपको क्या बात करनी है? आकांक्षा ये जानने को लेकर काफी क्यूरियस हो उठी कि आखिर लारा खुद चलकर उससे क्या बात करने आई होगी। आखिर वो लारा के किस काम की हो सकती थी। तभी लारा आकांक्षा का हाथ पकड़कर साइड में ले गई। आकांक्षा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम ग्रेट काम कर रही हो, लेकिन तुम्हारे इस ग्रेट काम के बारे में लोगों को तब और भी ज्यादा पता चलेगा जब तुम किसी बड़े प्लेटफॉर्म के साथ काम करोगी। इसलिए मैं तुम्हारे पास फ्लाइंग फिश का ऑफर लेकर आई हूँ। क्या तुम फ्लाइंग फिश एंटरटेनमेंट की स्ट्रीमर बनना चाहोगी? आकांक्षा जैसी लड़की के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। आखिर फ्लाइंग फिश एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था और वो आगे से आकांक्षा को ऑफर कर रहे थे। आकांक्षा सोच में पड़ गई। मैं जानती हूँ आकांक्षा कि तुम किस डिलेमा में हो। यही ना कि फिनिक्स लाइव स्ट्रीम के साथ तुम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी हो, तो कहीं प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। तुम्हें उस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, जितनी भी पेनल्टी भरनी होगी विल पे फॉर यू। लारा की बातें सुनकर आकांक्षा बस स्पीचलेस थी। वो अभी भी उसकी बातें प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। तभी लारा ने थोड़ा इमोशनली खेला। सच बताऊं आकांक्षा, तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास स्ट्रीमर्स नहीं हैं, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी छोटी बहन हो। तुमसे एक अलग सा कनेक्शन फील होता है। इसीलिए मैंने अपने बॉस से जिद की कि चाहे कुछ भी हो, आकांक्षा तो हमारे प्लेटफॉर्म पर काम करके ही रहेगी।
इससे पहले कि आकांक्षा कुछ कह पाती, पीछे से एक तीखी आवाज आई जिससे लारा और आकांक्षा दोनों चौंक उठी। लारा, आप मुझसे डायरेक्टली बात करती तो ज्यादा अच्छा रहता। लारा और आकांक्षा ने पीछे देखा तो रीना, आरव और अदिति खड़े थे। ओह रीना, नाइस टू मीट यू। कितना अच्छा लगा तुम्हें देखकर। अच्छा तो मुझे भी लगा लारा। अगर आप खुद चलकर यहाँ तक आई हैं तो वजह भी खास ही होगी। रीना के इस कमेंट के बाद लारा थोड़ी अटकते हुए बोली, वो हाँ, एक्चुअली हमारी फ्लाइंग फिश ने भी लोगों की हेल्प के लिए फंड दिया था, तो मैं कंपनी की तरफ से चेक करने आई थी कि सब ठीक है या नहीं, या फिर हमें कुछ और भी हेल्प करनी चाहिए। लारा, पीछे से वार करने की आपकी फितरत कब जाएगी? अभी अभी आपने हमारे मेन स्ट्रीमर्स खरीदे हैं और अब आकांक्षा के पीछे पड़ गई। अब जब रीना ने खुलकर बोल दिया तो लारा भी रिलैक्स हो गई। अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है तो फिर इसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं है। देखो रीना, तुम्हारे स्ट्रीमर्स हमारे पास आए क्योंकि हम उन्हें तुमसे ज्यादा पे कर सकते हैं। ये दुनिया ऐसे ही चलती है, पावरफुल ही डोमिनेट करते हैं। अपनी फिलॉसफी अपने पास ही रखिए और आकांक्षा से दूर रहिए। दैट्स नॉट फेयर रीना। आकांक्षा एक अडल्ट है और तुम ऐसे उसे बांधकर नहीं रख सकती। क्यों ना तुम खुद उसे डिसाइड करने दो। रीना को अच्छे से पता था कि अगर लारा पैसे ऑफर करने पर आ गई तो फिनिक्स लाइव स्ट्रीम आकांक्षा को खो देगी, लेकिन क्योंकि आकांक्षा सामने ही खड़ी थी इसलिए वो कुछ ना बोल सकी। तभी अदिति धीरे से आरव से बोली, आरव प्लीज कुछ करो, नहीं तो लारा आकांक्षा को साइन कर लेगी और मैं इस विश्वास बहुत हर्ट होंगी। अदिति के बोलने के बाद आरव चलकर आगे आया और बोला, रीना मैम, वैसे लारा ठीक कह रही है। आखिर आकांक्षा को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। शी इज अडल्ट नाउ। अब जब आरव खुद फील्ड में आ चुका था तो लारा ने उसकी तरफ नजरें घुमाई। उसे बहुत अच्छे से पता था कि आरव बहुत तेज दिमाग का है। पिछली 1-2 बार जब भी उसका एनकाउंटर हुआ था तो लारा को मुंह की खानी पड़ी थी। ओह वाह, अब मिस्टर आरव खुद मैदान में आ गए हैं। जरूर अपने दिमाग से कोई ना कोई तीर चलाएंगे। तभी लारा आकांक्षा की तरफ मुड़ी और बोली, आकांक्षा, मुझे नहीं पता कि फिनिक्स लाइव स्ट्रीम तुम्हें कितना पे कर रही है, लेकिन इस वक्त तुम सोशल मीडिया सेंसेशन हो और 20 मिलियन के आसपास तुम्हारे फॉलोअर्स पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही आकांक्षा के जैसे पैरों से जमीन ही खिसक गई। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और इतना नंबर तो वो कभी सपने में भी नहीं सोचती थी। क्या 20 मिलियन? आकांक्षा अपने थॉट्स में ही डूबी हुई थी कि आरव बीच में बोला, हाँ आकांक्षा, ये बात सही है कि इस वक्त 20 मिलियन लोग तुम्हें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई जिससे तुम अपने फर्स्ट स्ट्रीम में नर्वस ना हो। आकांक्षा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा ऑफर है जो तुम्हें फिनिक्स कभी नहीं दे सकती। अगर तुम फ्लाइंग फिश के लिए स्ट्रीम करती हो तो हम तुम्हें 50 लाख ईयरली का पैकेज देंगे। 50 लाख? ये इतना बड़ा अमाउंट था कि आकांक्षा बेहोश भी हो सकती थी। अभी तक तो उसने 1 लाख कमाने के बारे में भी सोचना स्टार्ट नहीं किया था और उसके सामने 50 लाख का ऑफर था। हाँ आकांक्षा, तुमने सही सुना, 50 लाख। लेकिन अगर तुम्हें ये कम लग रहे हैं तो हम इन्हें बढ़ा भी सकते हैं, और इसके अलावा ब्रांड्स से जो कमाई होगी वो अलग। रीना ने आरव की तरफ देखा। वो चाहती थी कि लारा के काउंटर में एक अमाउंट रखा जाए। वो अंदर से बहुत डर रही थी। अपनी कंपनी का पूरा पैसा आकांक्षा को प्रमोट करने में लग गया और अगर ऐसे में आकांक्षा फ्लाइंग फिश ज्वाइन कर लेती तो सब खराब हो जाता। लेकिन आरव अभी भी चुप था। लारा बहुत उम्मीद से आकांक्षा को देख रही थी। जब आकांक्षा अभी तक कुछ नहीं बोली तो लारा ने एक नई चाल चली। आकांक्षा, मुझे पता है कि तुम्हारे दादाजी ने कितनी मेहनत से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। उन्होंने कचरे का काम किया ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो सके। अब वो बूढ़े हो गए हैं, उनका शरीर काम नहीं करता, अब उन्हें रेस्ट की जरूरत है। हम तुम्हें जो पैसे दे रहे हैं उनसे तुम उनके लिए एक अच्छा सा घर खरीद सकती हो, उनकी हेल्प के लिए एक ग्रेनी रख सकती हो। अपने दादाजी के मेहनत की बात सुनकर आकांक्षा अंदर से बेचैन हो उठी। उसे लारा की बात बिल्कुल ठीक लगने लगी। आखिर सच ही तो था कि अब दादाजी और कब तक ऐसी लाइफ जिएंगे। उन्हें भी तो रेस्ट करने का हक है। आकांक्षा कुछ बोलने को ही हुई थी कि तभी आरव बोला, आकांक्षा, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना।
जहां फ्लाइंग फिश तुम्हें 50 लाख साल के दे रहा है, वहीं हम तुम्हें सिर्फ 1.5 लाख महीने का देंगे, और ब्रांड से जो भी इनकम होगी वो सीधा इन भूकंप पीड़ितों के पास आएगी। आरव का ऑफर सुनकर तो लारा को हंसी ही आ गई। लारा ही नहीं, यहाँ तक कि रीना और अदिति भी आरव की बात से हैरान थी। ये तो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। अब रीना के दिमाग में कोई शक नहीं था कि आकांक्षा किस तरफ जाएगी। सीरियसली मिस्टर आरव, मैं तो आपको बहुत क्लेवर समझती थी, लेकिन आपने जो ऑफर दिया है उससे अब मुझे डाउट होने लगा। कहाँ मेरा 50 लाख ईयरली का ऑफर और आपका 18 लाख ओनली। यहाँ तो अब कोई कंपटीशन ही नहीं रहा। उसके बाद लारा ने आकांक्षा की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाया और बोली, आकांक्षा, लेट्स गो। अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये लोग तुम्हें तुम्हारी वर्थ के अकॉर्डिंग कभी पे नहीं कर सकते। तभी रीना गुस्से से लारा को बोली, लारा प्लीज, आप आकांक्षा को हाथ मत लगाइए। अभी तक उसने कोई डिसीजन नहीं लिया है। ओ इनोसेंट रीना, तुम भी कैसी बातें करती हो। अब इसमें डिसीजन लेने जैसा क्या है। इस सिचुएशन में एक बेवकूफ को भी पता होगा कि उसे किस तरफ जाना है। लेकिन अब जैसे आकांक्षा बोलने का मन बना चुकी थी, वो बोलने ही वाली थी कि पीछे से एक जोर की आवाज आई। आकांक्षा, दादी ना कुछ बोल रही हैं और ना ही आंखें खोल रही हैं, जल्दी चलो। ये सुनते ही आकांक्षा दौड़ते हुए टेंट के अंदर भागी। आकांक्षा के पीछे पीछे लारा दौड़ रही थी। जब लारा वहाँ से चली गई तब रीना आरव से बोली, मिस्टर अंबानी, क्या हमें आकांक्षा का प्राइस और नहीं बढ़ाना चाहिए? ऐसे में तो ऑब्वियसली वो फ्लाइंग फिश की तरफ ही जाएगी। मैम, अगर आकांक्षा पैसे देखेगी तो हम कोई भी अमाउंट बोलेंगे, हार हमारी ही होगी। अब रीना ज्यादा खुलकर बात भी नहीं कर सकती थी क्योंकि आरव के साथ अदिति भी थी। उसके बाद वो तीनों भी टेंट के अंदर चले गए। जब आरव, अदिति और रीना अंदर पहुंचे तो आकांक्षा दादी से बात करने की कोशिश कर रही थी। दादी, आंखें खोलो प्लीज, कुछ खा लो दादी। लेकिन वो दादी एकदम निढाल होकर अपने बेड पर पड़ी थी। दादी प्लीज कुछ तो बोलो, क्या हुआ आपको? आकांक्षा के बहुत बोलने के बाद दादी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। फिर उन्होंने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, कौन है? दादी, मैं आकांक्षा, आप मुझसे बात करो प्लीज, आंख मत बंद करो। आकांक्षा और वहाँ पर मौजूद सब लोग दादी की हालत देखकर काफी डरे हुए थे। पिछले 2-3 दिनों से उन्होंने ना ही खाने का एक निवाला लिया था और ना ही एक भी घूंट पानी पिया था। आकांक्षा लगातार उन्हें होश में रखने की कोशिश कर रही थी। दादी प्लीज आंख खोले रखना, आपको क्या चाहिए बताओ, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। लेकिन आकांक्षा जैसे ही वहाँ से उठने को हुई तो पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दादी ने खुद से उसे टच किया था। उसे ऐसा लगा जैसे दादी उसे रोकना चाहती थी। दादी ने अपना नाजुक हाथ आकांक्षा के हाथ में रख दिया था और फिर वो बहुत धीमी आवाज में आकांक्षा से बोली, बेटिया, इतने दिन तुमने मेरी बड़ी सेवा की, लेकिन अब मेरा वक्त आ चुका है। अब मैं चलती हूँ। अपने पति और बेटों। उसके बाद उनकी आंखें फिर से बंद हो गई। आकांक्षा जोर जोर से उन्हें जगाने की कोशिश करने लगी। दादी, दादी बोलो, मुझसे बात करो दादी, प्लीज। लेकिन अब दादी ने हमेशा के लिए बात करना बंद कर दिया था। वो इस दुनिया को अब हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। आकांक्षा उनके हाथ में अपना सिर रखकर रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर किसी को ऐसा लगा ही नहीं कि ये आकांक्षा की सगी दादी नहीं होंगी। तभी आरव ने आकांक्षा के कंधे पर हाथ रखा। आकांक्षा, अब दादी को कोई तकलीफ नहीं, अब वो सारी तकलीफों से दूर है। वो सारे दुख दर्द से दूर जा चुकी है, अपनी फैमिली के पास। वहाँ हर तरफ गम का माहौल छा गया। ऐसा नहीं था कि इतने दिनों में आकांक्षा ने किसी की डेथ नहीं देखी थी, लेकिन जितना वो दादी के जाने पर रो रही थी उतना पहले किसी दिन नहीं रोई थी। तभी आरव अपने फिनिक्स के वॉलंटियर्स की तरफ देखकर बोला, दादी का अपना कोई नहीं है, सब पहले ही जा चुके हैं। दादी का पूरा क्रियाक्रम हम करेंगे और उनके परिवार के पास में ही उन्हें आग देंगे।
और फिर वो सारे लोग उस काम में बिजी हो गए। आकांक्षा अभी भी चुपचाप उसी जगह पर बैठी थी और लारा उसके पीछे खड़ी थी। आकांक्षा, ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी और दादी हम सबसे स्ट्रांग थी। इतनी ट्रेजेडी होने के बाद भी वो काफी दिनों तक रही। वो हम सबके लिए इंस्पिरेशन थी। उसके बाद लारा ने एक छोटा सा पोज लिया और थोड़ा सा खांसी की। फिर वो एक कदम आगे आकर आकांक्षा के बगल में बैठ गई। आकांक्षा, क्या अब हम अपनी डील के बारे में बात कर सकते हैं? क्या तुम हमें साइन करने को तैयार हो? आकांक्षा तो जैसे बेसुध सी बैठी थी, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। थोड़ी दूरी पर खड़ी रीना ये सब देख रही थी और लारा की इस हरकत पर हैरान भी थी। कैसे कोई किसी की डेथ के 5 मिनट बाद ही बिजनेस डील की बात कर सकता था? आकांक्षा, अब इसमें सोचने जैसा कुछ भी नहीं रहा। और अगर तुम इस बात से डर रही हो कि फिनिक्स कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने पर तुम्हें बहुत पैसे भरने पड़ेंगे, तो उस बारे में भूल जाओ। वो पैसे भी हम भरेंगे। अब दादी को वहाँ से उठाकर ले जाया जा चुका था और आगे के प्रोसेस पर काम चल रहा था। अब आरव, अदिति और रीना भी आकांक्षा के पास ही आ गए। प्लीज लारा, आप उसे ऐसे फोर्स करना बंद करिए। क्या आपको उसकी कंडीशन नहीं दिख रही? लारा ने गुस्से से रीना की तरफ देखा और बोली, वो बिल्कुल सही कंडीशन में है और वो अपने दादाजी को कभी भी इस दादी के जैसी सिचुएशन में नहीं देखना चाहेगी। फिर वो एक बार फिर आकांक्षा की तरफ मुड़ी और बोली, आकांक्षा, तुम्हारे दादाजी भी रेडी हैं। मेरी बात हुई उनसे तो वो बहुत खुश थे। आकांक्षा पहली बार जैसे होश में आई और लारा की तरफ मुड़ी। क्या सच में आप मेरे दादाजी से मिली? तो चलिए आप उनसे मेरी बात करा दीजिए। लगाइए उन्हें फोन। लारा को एक्सपेक्टेड नहीं था कि आकांक्षा ऐसा कुछ बोल देगी। अचानक से वो हड़बड़ा गई। मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई है आकांक्षा। आप मेरा फोन यूज कर लो, इसकी बैटरी फुल है। अब लारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मेरा मतलब है कि मैं उनसे नहीं मिली, लेकिन मेरी असिस्टेंट मिली थी और उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप बस मुझे एक बार बात कर लेने दीजिए। दादाजी ने जैसे ही कहा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं अगले ही मिनट आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगी। इसके बाद आकांक्षा रीना के फोन से अपने दादाजी को फोन लगाने लगी। इधर लारा अब समझ चुकी थी कि वो पूरी तरह से फंस गई है। आकांक्षा, हम तुम्हारे दादाजी से नहीं मिले हैं और ना ही हमारी उनसे कोई बात हुई है। तो फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरा मतलब था कि आखिर उन्हें क्यों ही प्रॉब्लम होगी। बेटर लाइफ जीने से किसे प्रॉब्लम होती है? लारा की बात सुनकर आकांक्षा कुछ देर के लिए चुप हो गई, जैसे वो बहुत कुछ सोच रही हो। फिर वो अचानक आरव की तरफ देखकर बोली, मिस्टर अंबानी, आपने कहा था कि ये डिसीजन मैं खुद से ले सकती हूँ। क्या अभी भी ऐसा है? अगर मैंने खुद से डिसीजन लिया तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? ये सुनते ही रीना की तो जैसे धड़कन ही रुक गई। उसका पूरा फेस उतर गया और वहीं लारा के फेस पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वो समझ गई कि ये बैटल अब वो जीत चुकी थी। बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा आकांक्षा। अपने बारे में डिसीजन लेना सबका बेसिक राइट है। इसके बाद अब आकांक्षा लारा की तरफ मुड़ी। एक कदम बढ़ाकर वो लारा के करीब गई। मैं फिनिक्स लाइव स्ट्रीम के साथ काम करना कंटिन्यू रखूंगी। मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती मैम। आपने मुझसे झूठ बोला। लारा की तो जैसे हवाइयां उड़ गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि आकांक्षा ने ऐसा क्यों किया। क्या? तुम क्या बोल रही हो आकांक्षा? क्यों? आपने नहीं सुना क्या? वो बोल रही है कि उसे फ्लाइंग फिश के साथ काम नहीं करना। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। आकांक्षा, क्या तुम उस छोटे से झूठ की वजह से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दोगी? दादाजी वाली बात भले ही झूठी थी, लेकिन मेरे द्वारा ऑफर किया गया अमाउंट झूठा नहीं है। यहाँ तक कि अगर तुम कहो तो मैं उसे बढ़ा भी सकती हूँ। मैम, इसमें कोई डाउट नहीं कि आपका ऑफर बहुत बड़ा है और सच कहूँ तो मैं इंटरेस्टेड भी हो गई थी। मैं जानती हूँ कि ये मेरी ड्यूटी है कि अब मैं दादाजी को बेटर लाइफ दूँ, लेकिन दादाजी ने हमेशा पैसों से ज्यादा वैल्यूज को इम्पोर्टेंस दी है। वो कहते हैं कि जो इंसान शुरुआत में ही आपसे झूठ बोल दे, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो चलते हुए आरव के पास गई और बोली, वो कहते हैं कि जिस आदमी ने सबसे मुश्किल टाइम में आपका साथ दिया हो, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मिस्टर अंबानी ने मेरे दादाजी की जान बचाई थी
हॉस्पिटल के बिल्स भरे थे और इसके अलावा इन्होंने मेरी पूरी कॉलेज की फीस भरी। इनकी वजह से ही आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। आकांक्षा की बात सुनकर तो अदिति और रीना एकदम सरप्राइज हो गए। यहाँ तक कि अदिति को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। अब रीना समझ गई कि क्यों आरव कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं बढ़ा रहा था, क्योंकि वो आकांक्षा को बहुत अच्छे से जानता था। आकांक्षा ने आरव के लिए जो ग्रेटिट्यूड शो किया था उससे आरव को बहुत अच्छा लगा था। उसने सच में बहुत मुश्किल टाइम में आकांक्षा और उसके दादाजी का साथ दिया था और आज आकांक्षा ने बिल्कुल सही मौके पर पे बैक किया था, क्योंकि अगर वो फ्लाइंग फिश के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती तो शायद फिनिक्स लाइव स्ट्रीम की कमर टूट जाती। उन्होंने अपना सब कुछ आकांक्षा को प्रमोट करने में लगा दिया था। गलती कर रही हो आकांक्षा। फ्लाइंग फिश सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। अपने इस डिसीजन पर बहुत पछताओगी तुम। आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। मैं पैसे और फेम के लिए कभी भी अपने एथिक्स से समझौता नहीं करूंगी। आप इसे ऐसे डरा नहीं सकती। इसने अपना फाइनल डिसीजन ले लिया है। अब अगर आपका काम हो गया है तो आप जा सकती हैं। रीना विश्वास, तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे होते हुए तुम्हारी कंपनी सक्सेस हो जाएगी? मैं वापस आऊंगी और इस बार ऐसा शॉट मारूंगी कि तुम्हारा कोई भी फील्डर कैच नहीं कर पाएगा। इतना कहकर लारा जाने लगी, लेकिन रीना से भी जवाब दिए बिना रहा नहीं गया। देखते हैं लारा कि तुम क्या शॉट खेलती हो। फिलहाल तो मैंने तुम्हें आउट कर दिया है। टाटा बाय बाय। इस बार रीना ने लारा को रिस्पेक्ट देना सही नहीं समझा और फिर लारा वहाँ से निकल गई। आकांक्षा, प्राउड ऑफ यू। तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आकांक्षा, सच बोलूं तो तुमने बहुत ब्रेव डिसीजन लिया है। आई एम नॉट श्योर कि मैं ऐसा कर पाती या नहीं। आई सल्यूट यू एंड प्राउड ऑफ यू। आरव काफी देर से चुप खड़ा था और सबकी बातें सुन रहा था। अब वो आकांक्षा के पास आया और उससे बोला, आकांक्षा, फ्लाइंग फिश ने तुम्हें बहुत बड़ी डील ऑफर की थी। पूरी लाइफ काम करने के बाद भी लोगों को ऐसी डील नहीं मिलती। कहीं तुम्हें बाद में इसका रिग्रेट तो नहीं होगा? आरव की बात सुनकर रीना को बहुत अजीब लगा। वो पीछे से आंख मारकर आरव को ऐसा ना कहने का इशारा कर रही थी। मिस्टर अंबानी, क्या आप ऐसा चाहते हैं कि मैं फ्लाइंग फिश का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूं? तभी रीना ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं आकांक्षा, वो ऐसा क्यों चाहेंगे? हम तो इनफैक्ट खुश हैं कि तुमने पैसों से ज्यादा वैल्यू एथिक्स को दी। तुम्हें पता आकांक्षा, दुनिया में 95% लोग नाम और शोहरत के पीछे दौड़ रहे हैं। लोग ये भूल गए हैं कि ये दुनिया प्यार और ग्रेटफुलनेस से चल रही है। बस कुछ ही लोग हैं जो इस फिलॉसफी पर अभी भी बिलीव करते हैं। उन चंद लोगों में से तुम हो और आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि फ्लाइंग फिश ना जाने के डिसीजन पर तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होने दूंगा। फिर थोड़ी देर बाद वो सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। वो वहाँ पर बीमार या परेशान लोगों की हेल्प करने लगे। अदिति भी आकांक्षा के साथ ही इन्वॉल्व हो गई। तभी रीना ने आरव को टेंट के बाहर बुलाया। सर, मुझे लगता है कि हम आकांक्षा को बहुत कम पैसे दे रहे हैं। उसके जितने फैन बेस वाले स्ट्रीमर के लिए 50 लाख भी ज्यादा नहीं है। क्यों ना हम उसका एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएं? मुझे ये बताओ, तुम उसके पैसे बढ़ाने में इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो? सर, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अब आकांक्षा के बारे में जान गई होगी और बहुत लोगों की नजर उस पर होगी। ठीक है, आज लारा ये डील क्रैक नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग भी यहाँ थे, लेकिन हम हर बार नहीं होंगे और इंसान का ईमान डगमगाने में टाइम नहीं लगता है सर। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फालतू की चिंता कर रही हो। क्या आप आकांक्षा को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं? बात सिर्फ कॉन्फिडेंस की नहीं है रीना। अगर मैं देना जानता हूँ तो मुझे छीनना भी आता है। पल भर में सब कुछ छीन सकता हूँ। मैं उन्हीं लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ जो मेरे लिए लॉयल हैं और जो मेरे खिलाफ हो गए, फिर मैं उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचाना भी जानता हूँ। आरव ने ये बात बहुत कामली बोला था, लेकिन फिर भी रीना ऊपर से लेकर नीचे तक कांप गई। आज पहली बार उसने आरव का ये रूप देखा था और सच भी तो यही था कि आरव ऐसी पॉलिटिक्स में मास्टर था। वो एक बहुत रिच फैमिली में पैदा हुआ था और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज उस क्लास की खास पहचान थी। आरव ने भले ही शो नहीं किया, लेकिन रीना जानती थी कि आरव फ्लाइंग फिश पर बहुत गुस्सा था और अब फ्लाइंग फिश उसके निशाने पर थी। 2 दिन लोगों की हेल्प करते हुए कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और आज चैरिटी इवेंट का दिन था। आरव और उसकी टीम डिजास्टर जोन के हर कैंप में जाकर लोगों को शाम की परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे थे
ताकि किसी से भी इवेंट मिस ना हो जाए। आरव ने ट्रक के अंदर मेकअप और चेंजिंग रूम बनवा रखा था। क्यारा, अरमान और लैरी को सेपरेट रूम दिया गया, जबकि बाकी सबको किसी न किसी के साथ शेयर करना था। शाम को चेंजिंग रूम के अंदर लैरी की असिस्टेंट सेरेना बोली, सर थोड़ी देर में परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाएगी, आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने तो अभी तक कोई सॉन्ग्स प्रिपेयर ही नहीं किए हैं। उन्हें बोल दूंगा कि मुझे कोल्ड है और पूरा गला जाम है, ऐसे में मैं गा नहीं सकता, और फिर वो लोग एक पेशेंट को परफॉर्म करने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते। मैं यहाँ तक आ गया, यही फिनिक्स वालों के लिए बड़ी बात है। इधर चैरिटी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने से ठीक पहले आरव और रीना अपने हर आर्टिस्ट और स्ट्रीमर से मिलने गए। सबसे पहले वो लोग क्यारा के ट्रक के पास पहुंचे। ट्रक के बाहर खड़े क्यारा के बॉय ने उसे इन्फॉर्म किया और वो दोनों अंदर आ गए। हेलो कियारा, कैसी है तैयारियां? अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज हमें बताइए। क्यारा ने रीना और आरव से हाथ मिलाने के बाद उन्हें बिठाया और बोली, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और फिलहाल तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच मिस विश्वास। क्यारा, आज का हमारा इवेंट भूकंप पीड़ित लोगों और उनकी हेल्प करने वाले वॉलंटियर्स के लिए है, इसलिए ज्यादातर ऑडियंस में वही होंगे, और मैंने सुना है कि वो लोग तुम्हारे डाई हार्ट फैन हैं। अगर तुम अपने परफॉर्मेंस के बाद थोड़ी देर उनसे इंटरेक्ट कर सकी तो हमारे लिए काफी अच्छा हो जाएगा। क्यारा समझ गई थी कि आरव उससे क्या चाहता था। मिस्टर अंबानी, मैं समझ गई और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, परफॉर्मेंस से पहले हम तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। ओके कियारा, इवेंट के बाद मिलते हैं। फिर वो दोनों वहां से चले गए। उसके बाद वो लोग अरमान से मिलने गए। क्यारा के बाद आज के इवेंट का दूसरा सबसे बड़ा हाईलाइट अरमान ही था। अरमान ने जैसे ही उन लोगों को देखा वो एक्साइटेड होकर बोला, ओह वाओ, मिस विश्वास और मिस्टर अंबानी, आप लोग यहाँ? हाँ, हम लोग बस हाय हेलो करने और फाइनल चेक के लिए आए हैं। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप हमें बोल सकते हैं। ऑल सेट मिस विश्वास, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी वो स्ट्रीमर आकांक्षा भी यही है। मैंने उसे सर्च किया लेकिन वो दिखी नहीं मुझे। हाँ, वो यही है, लेकिन आप लोगों की परफॉर्मेंस के बाद आज उसका फर्स्ट स्ट्रीम है, तो वो भी प्रिपरेशन में लगी हुई है। इवेंट के बाद हम उसे आपसे मिलवाते हैं। मैं उस लड़की से जरूर मिलना चाहूंगा, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उसके बाद अरमान को ऑल द बेस्ट बोलकर वो लोग वहां से चले गए और दूसरे आर्टिस्टों से मिलने जाने लगे। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ उनके पास आया। रीना मैम, मैं आपको काफी देर से सर्च कर रहा हूँ। क्या हुआ? ऑल गुड? मैम, बहुत ऑडियंस आ चुकी है और अब वे लोग शो स्टार्ट करने की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या हम टाइम से थोड़ा पहले स्टार्ट कर सकते हैं? रीना ने आरव की तरफ देखा तो आरव ने बोला, मैम, वैसे थोड़ा पहले स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं। रीना ने भी उस लड़के को हाँ में सिर हिलाकर सहमति दे दी। मैम, एज ऑर्गेनाइजर इवेंट स्टार्ट होने से पहले अगर आप 2 शब्द कहना चाहेंगे। इस बार रीना आरव की तरफ देखे उससे पहले ही आरव ने बोल दिया, मैम आप जाओ और स्टेज संभालो, आकांक्षा से मैं मिल लूंगा। उसके बाद रीना उस लड़के के साथ चली गई और आरव आकांक्षा के पास जाने लगा।